लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है कि कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधन करना, ये लागू नहीं होता है। अन्य सभी लागू होते हैं, जैसे कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये सभी सहायक संधि में थे। व्याख्या देख लेते हैं कि लॉर्ड वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेज़ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी था कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना रखेगी जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने के लिए का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोप या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उसके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में यशवंत राव के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप यशवंत राव होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो ये था अवध का नवाब। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। वेलेज़ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुबले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई। वेलेज़ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं को के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध में की गई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध में की गई, जबकि कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक रेजिडेंट को लखनऊ में स्वीकार किया। यदि प्रश्न में वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि को किस के काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेज़ली के काल में क्रियान्वित किया गया था। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि स्वीकार की थी। इंदौर के होलकर राजे ने की थी। जोधपुर के राजपूत राजे, मैसूर के शासक ने की थी। तो यहाँ सभी ने की थी, तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद के निजाम थे 1798 से 1800, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818, जोधपुर, जयपुर, मुछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। अतः प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है।
अगला प्रश्न है कि सहायक संधि की संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से। तो इसमें पहले हैदराबाद किया था, उसके बाद मैसूर ने किया था, उसके बाद अवध ने किया था और उसके बाद सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार किया था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का सूत्रपात किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764 सुमेलित है। सहायक संधि 1863 ये सुमेलित नहीं है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 सही है, सुमेलित है। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना ये सुमेलित है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली 1798 में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 में, 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 सुमेलित है। इस प्रकार भी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नरों जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश पताका फहराए रखी। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया, जो आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। अगला प्रश्न है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 में हुआ, जो कि 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लिखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। सुगौली की संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में था, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय थे, वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं था। ठीक है, अगला यहाँ व्याख्या के देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, अतः विकल्प डी सही नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो ये 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। सर थॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण
दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई भारत में रयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। अगला प्रश्न है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन ले लिया था, तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग कछार के मैदानी भागों 1832 और जयंतिया 1835 की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस संबद्ध है इससे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबद्ध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध था? तो यह था कैप्टन स्लीमन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को 1826 से 1835 के मध्य बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला प्रश्न है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का नेतृत्व कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से सुधार विलियम बेंटिक ने किया था? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था और ठगों के गिरोह को समाप्त किया था। तो यानी 1, 2, 4 किया था इसने। ठीक, देख लेते हैं व्याख्या। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उनका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया, जिसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया। अतः कथन में 1, 2 और 4 सही है। आगे प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने भी इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 में पारित बंगाल सती विनिमय 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को गैरकानूनी किसने घोषित किया था? तो ये किया था विलियम बेंटिक ने गैरकानूनी घोषित किया था।
आगे प्रश्न है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त कर दी गई थी, तो 1829 में समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था, तो ये किया गया था क्लीवलैंड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया, तो ये दासों के निर्यात को रोका गया था 1789 ईस्वी में। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था, तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर यह विलय कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेशों में सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1854 में तथा नागपुर को 1854 में विलय किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था, तो ये हो जाएगा जयपुर को। अगला प्रश्न है कि बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था, तो 1850 में। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 एवं व्यपगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 में किया गया। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो 1856 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सतारा का विलय हुआ था 48 में, मतलब 1848 में विलय हुआ था, और झांसी का विलय हुआ था 1854 में। बघाट का विलय हुआ था 1850 में, और उदयपुर का विलय हुआ था 1852 में। तो 1852 में विलय हुआ था, तो एक नंबर पे कौन हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सतारा हो जाएगा, एक नंबर पे सतारा है यहाँ पे, और इसमें भी है। उसके बाद हो जाएगा बघाट यानी 3 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, तो एक ऑप्शन में सी वाले में है। उसके बाद 4 नंबर, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सी। देखते हैं, यहाँ नहीं दिया गया है, चलिए आगे पढ़ते हैं, व्याख्या इसमें नहीं था। अगला है निम्नलिखित अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित है तो सतारा का विलय हुआ था, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि सतारा का विलय हुआ था 48 में, तो यह 49 दिया है, सही सुमेलित नहीं है। सतारा का विलय हुआ था 48 में, ठीक है। पंजाब का विलय 48 में नहीं हुआ था, ये भी गलत है। अवध का विलय 1856 में हुआ था, ये सही है। और झांसी का विलय ये किस में हुआ था? तो झांसी का विलय हुआ था 54 में हुआ था, ये भी क्या है? गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, अवध का विलय 1856 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो डलहौजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अवध का। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजसी राज्यों का विलय का क्रम कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले यहाँ विलय हुआ है सतारा का, 1848 में विलय हुआ था सतारा का। उसके बाद हुआ था संभलपुर का विलय हुआ था 49 में विलय हुआ था, और झांसी का विलय हुआ था 1854 में। झांसी का विलय हुआ था 1854 में। तो हो जाएगा 3, 2, 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो सतारा हुआ था। अगला है डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था, तो प्रथम राजा कौन था? तो प्रथम राजा था सतारा। अगला प्रश्न है जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का। 1848 में डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, तो लॉर्ड एलनब्रो के समय में संपन्न हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के काल में 1842 से 44 के दौरान 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। अगला प्रश्न है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया? तो ये कर लिया था नेपियर ने। किसने कर लिया था? नेपियर ने। अगला प्रश्न है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। अगला प्रश्न है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। पहला है 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या संधि हुई थी। इसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलने का उल्लेख नहीं है। दूसरा है 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय था। तीसरा है 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। अतः प्रश्न में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम का आंशिक विलय के आधार पर आयोग ने अपना उत्तर निर्धारित किया, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम था उसमें। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 के अवध के अधिग्रहण के आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन 2 नगरों के बीच हुआ था? तो मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो ये 1853 में शुरू हुई थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में यात्रा प्रारंभ की। 1853 में मुंबई को बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार था किसके समय में हुआ था? तो अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन के समय में हुआ था। व्याख्या देखते हैं कि 1858 में तृतीयांग बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। प्रश्न संख्या 71 है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग फरवरी 1856 से मार्च 1862 के समय जुलाई
1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस समय इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित किया और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित कर दिए गए। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़कर सुनाया था, इलाहाबाद में सुनाया गया था। कैनिंग ने कहाँ सुनाया था, तो इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, तो 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उसका प्रयोग करने हेतु तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति को पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब, तो 1877 में नियुक्त किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड सप्तम को वर्ष 1903 तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। अगला है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी, तो ये बनी थी 1877 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था दास प्रथा को। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के जनक थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यो ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से 88 में की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लाए थे, सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय सहायक संधि, सही है। और लॉर्ड डलहौजी के समय व्यापकता सिद्धांत, सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया।
अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। पेशवाई को 1818 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये था चार्ल्स मेटकाफ। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सही है। सरजानसुर ये क्या है? गलत है। तृतीय। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल अख्तर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध की गई, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल तथा और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यही सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1843 में। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण किया था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित देख लेते हैं। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किए थे, सही है, किया था, सही है। यहाँ पे लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसके समय हुई थी, सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये सही नहीं है। आगे देख लेते हैं व्याख्या। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था कब? तो 1878 से 1880 के दौरान। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जुड़ा है? तो ये कौन जुड़ा है? जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 1869 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ की थी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ की। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1869 से 72 के काल में 1872 में प्रारंभ हुआ, किंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। वह कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई?
लॉर्ड मेयो ने कराई थी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला है कि लॉर्ड मेयो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। तो क्या यह पहला कदम सही है? हाँ, यह पहला कदम था। यानी लॉर्ड मेयो के संकल्प था वह केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन करने वाला था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तो उसको अधिकार दिया गया था प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का। आगे है कि इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। हाँ, इसने असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया था और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो यहाँ भी ध्यान केंद्रित किया था। व्याख्या देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1869 से 72 के शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसके प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन में पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया जिसे मेयो रेजुलेशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मेयो रेजुलेशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। अतः 1, 2 और 3 और 4 भी सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो यह था मेयो। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड की नीति अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड लिटन था। 1876 में लिटन के वायसराय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है कि लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? तो इल्बर्टविल से संबंधित नहीं था। लॉर्ड लिटन स्ट्रेची कमीशन से संबंधित था। लॉर्ड लिटन शस्त्र अधिनियम से संबंधित था। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित था। लॉर्ड लिटन इल्बर्टविल विवाद से संबंधित नहीं थे। लॉर्ड इल्बर्टविल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश हुआ था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? लॉर्ड कर्जन रहा। ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रसंगत वायसराय में सर्वाधिक दीर्घकाल था। तो सर्वाधिक दीर्घकाल तक कर्जन था कितना? 7 वर्ष। 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड डफरिन था 1884 से 1888 तक 4 वर्ष था। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 6 वर्ष। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 3 वर्ष तक था। अगला प्रश्न है यहाँ पे
भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो ये लॉर्ड रिपन द्वारा। 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही कि यह भारतीय अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था। रिपन देश के नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिला में उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो भारतीयों द्वारा हथियार चलाने को पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, यह नहीं था। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं, ये भी नहीं था। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ये कथन क्या है? संबंधित है इल्बर्ट बिल से। आगे देख लेते हैं। सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में प्रत्येक एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीयों तथा यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण 1884 में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? पहला है, जहाँ तक अदालतों का दांडिक अधिकार का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। तो ये क्या है? यही था इल्बर्ट बिल का उद्देश्य। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय न्यायाधीश उनकी बराबरी करें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को अनावश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि घंटे में प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कारीगरों को मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। अगला है, एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले अग्रगामी थे। तो ये क्या है? दूसरा इसमें सही है, यानी केवल 2 सही है इसमें।
प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बचे थे उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़ों के मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। अतः केवल कथन दो सत्य हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ है 109 में पहला है क्लाइव। तो क्लाइव क्या लाया था? तो क्लाइव लाया था आपका बंगाल में दोहरा शासन, ठीक है। विलियम बेंटिक के शासनकाल में, तो विलियम बेंटिक हो जाएगा आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। और चार्ल्स मेटकाफ था, तो प्रेस से प्रतिबंध हटाया था चार्ल्स मेटकाफ, और कर्जन बंगाल विभाजन किया था। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार सी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में दैध शासन प्रणाली लागू की। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्ताव में मैकाले की यह योजना थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का यह विचार 7 मार्च 1935 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में 1805 में बंगाल विभाजन हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत का सिद्धांत हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, इसके शासनकाल में हुआ था सती प्रथा का अंत हुआ था। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था स्वायत्त शासन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। व्याख्या देख लेते हैं कि व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी 1848 से 56 से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतों यथा सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी एवं नागपुर विलय कर ली गई। विलियम बेंटिक ने 1828 के 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, यहाँ नहीं सुमेलित नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे। लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में सिंध विजय हुआ था, तो ये सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान, ये भी सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ सी सही सुमेलित है। लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 44 के समय 1843 में सिंध का विलय किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल ने वर्ष 1902 में पदभार ग्रहण किया को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी?
तो ये मेयो के समय में हुआ था। ऑप्शन में मेयो है नहीं, इसलिए स्टार मार्क यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसका। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा जॉर्ज डगलस कैंपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। कैंपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया। दिए गए विकल्पों में मेयो या कैंपबेल का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसे इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो इनका शासनकाल क्या है? क्रम से ही है। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक है। अगला प्रश्न है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। ये कथन क्या है? सही है। यहाँ पे पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया, ये भी कथन सही है। तो यहाँ दोनों कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ है, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान स्थापित करना कर्जन के संदर्भ में, तो सही है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, ये भी कर्जन के संबंध में सही है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। कलकत्ता निगम अधिनियम 1999 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, अतः कथन दो सत्य है। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने के संदर्भ और कथन तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता, तथापि कर्जन ने वर्ष 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया, यह क़यामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। अतः इस आधार पर कथन एक भी सत्य माना जा सकता है। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी, तो कर्जन और मिंटो ने दोनों ने अपनाया था। व्याख्या देख लेते हैं। फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों द्वारा अपनाई गई। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं, जैसा कि दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना था। अगला प्रश्न है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में सहायक बनूं। किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था।
अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इनकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन, वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और मुस्लिमों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? तो लॉर्ड मिंटो था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा किए गए सुधारों में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग था। भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 इसके समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौजी से संबंधित है, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है, इल्बर्ट बिल रिपन से संबंधित है। वार्नाकुलर प्रेस व्याख्या में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र को चेतावनी दे सकती थी, अतः उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि यह अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापखाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया। एस एन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रश्नगत में अन्य 3 युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये ठगी बिल विलियम बेंटी के समय सही है, इल्बर्ट बिल रिपन सही है, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी के हस्तांतरण की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सही जोड़े बनाइए और कुछ से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो इसमें हो जाएगा चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, तो ये संबंधित हो जाएगा यहाँ पे डलहौजी से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे बंगाल विभाजन कर्जन से संबंधित हो जाएगा और बंगाल में दोहरा शासन किससे संबंधित हो जाएगा? तो क्लाइव से संबंधित हो जाएगा और सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग से संबंधित हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं। चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। बंगाल विभाजन किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव से संबंधित है। सामाजिक सुधार बेंटिक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें ऊपर नीचे प्रश्न है, यहाँ व्याख्या ही डायरेक्ट देखते हैं इसका।
अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं तो उसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस कालक्रमानुसार उत्तर होगा। 1833 का एक्ट डलहौजी की नियुक्ति हुई थी। 1858 एक्ट मिंटो की नियुक्ति। 1835 के से बेबल की नियुक्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है और विलय वर्ष इसका कौन सा सही है। तो इसमें देख लेते हैं संभलपुर। तो संभलपुर का विलय हुआ था 1849 में। संभलपुर का विलय हुआ था। सतारा का विलय हुआ था 1848 में और अवध का विलय हुआ था 1856 में और झांसी का विलय हुआ था 1854 में। संभलपुर का विलय कब हुआ था? संभलपुर का विलय हुआ था 1849 में। सतारा का विलय हुआ था 1848 में। अवध का विलय 1856 में और झांसी का विलय 1854 में हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कालक्रमानुसार क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें हो जाएगा, सिक्किम का विलय हुआ है 1835 में, ठीक, 1835, ये हुआ है 54। और बर्मा का विलय हुआ है 1886 और इसका विलय हुआ है बच जा रहा है पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। व्याख्या देखते हैं इसका। सिक्किम 1835 में, सिक्किम के कुछ भाग का विलय 1835 में और कुछ भाग 1850 में हुआ था। पंजाब का 1849 में और बर्मा वर्तमान म्यांमार का 1886 में और झांसी का 1854 में हुआ था। नोट दिया है कि सिक्किम को पूर्ण विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर तथा खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ इसमें से कोई विकल्प नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियाँ, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों तथा पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं।